गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं समष्टि अर्थशास्त्र से रिलेटेड एक टॉपिक जिसे गुणक के नाम से जाना जाता है। अर्थशास्त्र में गुणक का बहुत ही अधिक महत्व है। सामान्य रूप से समष्टि अर्थशास्त्र का कोई भी पेपर आता है तो उसमें कोई ना कोई प्रश्न गुणक के रूप में पूछा जाता है, और जहां ऑब्जेक्टिव या प्रतियोगी परीक्षा में जो ऑब्जेक्टिव की बात है तो उसमें गुणक से रिलेटेड कोई ना कोई प्रश्न पूछा ही जाता है। गुणक क्या है, गुणक किस प्रकार से कार्य करता है, निवेश गुणक किसे कहते हैं, सरकारी व्यय गुणक किसे कहते हैं, कर गुणक किसे कहते हैं, इन सारी चीजों को हम समझेंगे और किस प्रकार से गुणक क्रियाशील होता है इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। सामान्य रूप से सबसे पहले गुणक की बात कहान ने की थी। कहान नाम के इकोनॉमिस्ट हुए हैं, इन्होंने गुणक का सबसे पहले प्रयोग किया और उन्होंने इसको बोला रोजगार गुणक के रूप में बात करी थी। इन्होंने कहा था कि अगर समाज के कुछ तबके को रोजगार मिलता है तो उसको रोजगार मिलने से उनकी आय बढ़ती है, उनकी आय बढ़ने से उनका खर्चा बढ़ता है, तो खर्चा बढ़ने की वजह से उस रोजगार की वजह से दूसरे लोगों को भी रोजगार मिलता है। यानी अगर 100 व्यक्तियों को रोजगार पर लगा दिया जाएगा तो उस 100 व्यक्तियों की वजह से हो सकता है 300 एक्स्ट्रा लोगों को रोजगार मिल जाएगा। तो उन्होंने कहान ने सबसे पहले जब गुणक की बात करी थी तो उसे रोजगार गुणक के रूप में करी थी। तो उन्होंने कहा था रोजगार में प्रारंभिक वृद्धि और रोजगार में कुल वृद्धि, इससे गुणक के रूप में बताया था कि सामान्य रूप से होता है क्या है, अगर मान लीजिए किसी एरिया विशेष में 100 लोगों को रोजगार मिल जाता है तो उनके परिवार वहां आकर रहने लगेंगे। अब परिवार आकर रहने लगेंगे तो उनको कपड़े प्रेस कराने की जरूरत होगी तो लॉन्ड्री मैन को रोजगार मिल जाएगा। उनके बच्चों को हेयर कटिंग कराने की जरूरत होगी तो हेयर कटर वाले को रोजगार मिल जाएगा। उनको किराने के सामान की जरूरत होगी तो किराना वाला वहां कोई ना कोई रोजगार रूप में आ जाएगा। वो उनको सब्जी की जरूरत होगी, फ्रूट्स की जरूरत होगी, शूज पॉलिश कराने की जरूरत होगी, उनको ट्रांसपोर्टेशन के लिए ऑटो चाहिएगा, बहुत सारी चीजें ऐसी है। तो वो कहने का तात्पर्य कि जब कुछ लोगों को रोजगार मिलता है तो वह जब पैसा खर्च करते हैं तो दूसरे लोगों को भी रोजगार मिलता है। तो कहान ने इसे रोजगार के रूप में बात करी थी। उसके बाद 1930 उसके बाद में केंज ने इसे निवेश गुणक के रूप में बताया, जो कि बहुत ही फेमस है, निवेश गुणक। अब निवेश गुणक क्या होता है? अर्थव्यवस्था में जब कोई नया निवेश किया जाता है तो आय में होने वाली वृद्धि निवेश की कई गुना ज्यादा हो जाती है, उसे निवेश गुणक की संज्ञा दी गई। वो क्या कहते हैं, केन्स का कहते हैं कि अगर अर्थव्यवस्था में सरकार के द्वारा या किसी भी रूप में कोई नया निवेश होता है तो निवेश के फलस्वरूप जो आय बढ़ती है वो बढ़ती है के गुना। तो चेंज इन इनकम इज इक्वल टू के गुना चेंज इन इन्वेस्टमेंट। तो ये डेल्टा वाई बटे डेल्टा आई इज इक्वल टू के, दैट इज कॉल्ड गुणक। ये डिपेंड करता है अर्थव्यवस्था में जब भी कोई नया निवेश होता है तो निवेश से कुछ गुना आय ज्यादा बढ़ जाती है, उससे ही उन्होंने गुणक की बात की थी। अब देखिए हम इसको गुणक को समझते हैं कि किस प्रकार से गुणक कार्य करता है। इन्होंने ये देखा कि देखिए जैसे मान लीजिए 100 करोड़ रुपए का नया निवेश, अर्थव्यवस्था में मान लीजिए 100 करोड़ का अगर अर्थव्यवस्था में निवेश आया है तो किस प्रकार से गुणक कार्य करता है। तो ये देखिए निवेश चेंज इन इन्वेस्टमेंट मान लीजिए 100 करोड़ रुपए हुआ। अब देखिए जो भी निवेश होगा वो दूसरे की इनकम बनेगी। मान लीजिए सरकार के द्वारा 100 करोड़ रुपए सड़क पर खर्च किए गए, तो जितना डामर खरीदा गया डामर वाले क्या है, जितना मजदूरी को भुगतान किया गया मजदूरी वाले क्या है, जितना ट्रांसपोर्टेशन में खर्चा किया गया वो उसकी आय होगी। यानी हर जो भी निवेश होगा, जितना निवेश होगा उतनी की उतनी आय बढ़ेगी। मान लीजिए एक सीमेंट फैक्ट्री वाला 100 करोड़ रुपए का एक प्लांट डालता है, तो वो प्लांट डालता है तो मान लीजिए वो 100 करोड़ में से 10 करोड़ रुपए मशीन पर खर्च करता है, तो मशीन वाले क्या है 10 करोड़ रुपए लेबर पे खर्च करता है, तो लेबर की आय हो जाएगी 5 करोड़ रुपए। ट्रांसपोर्टेशन पे खर्च करता है तो ट्रांसपोर्टेशन की आय हो जाएगी। उसके लिए वो स्ट्रक्चर बनाता है, उसके लिए 2 करोड़ रुपए का लोहा खरीदता है तो लोहे वाले की आय हो जाएगी। 2 करोड़ की वो सीमेंट खरीदता है तो सीमेंट वाले की आय हो जाएगी। मान लीजिए 5 करोड़ के वो ट्रक आदि खरीदता है तो उनकी आय हो जाएगी। कहने का मतलब है
कि जो भी निवेश होता है उस निवेश से उतने की उतनी ही आय खड़ी हो जाती है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आप 10 लाख का निवेश करते हैं मकान में। अब 10 लाख का आपने मकान में निवेश किया तो आपने 1 लाख का लोहा खरीदा तो लोहे वाले की आय हो जाएगी। 1.5 लाख का आपने लेबर को भुगतान किया तो लेबर वाले की आय हो जाएगी। 1 लाख की आपने सीमेंट खरीदी तो सीमेंट वाले की आय हो जाएगी। 50,000 का आपने सैनिटरी आइटम खरीदा तो सैनिटरी वाले की आय हो जाएगी। 50,000 का आपने मार्बल खरीदा तो मार्बल वाले की आय हो जाएगी। यानी जितना भी आप 10 लाख रुपए खर्च करेंगे तो वह दूसरे की आय में कन्वर्ट हो जाएगी। अर्थात अर्थव्यवस्था में जो भी हम खर्चा करते हैं वो दूसरे की इनकम बन जाता है। तो 100 करोड़ का निवेश होगा तो 100 करोड़ की नई आय होगी। अब इस आय का कुछ भाग खर्च कर लिया जाएगा और कुछ भाग को बचा लिया जाएगा। सामान्य रूप से क्या होता है? सामान्य रूप से होता है y बराबर c प्लस s। ये आपको पता है कि आय को या तो खर्च कर दिया जाएगा या बचा लिया जाएगा। अब देखिए, इनकम में चेंज होगा तो कंजप्शन में भी चेंज होगा और सेविंग में भी चेंज होगा। मैंने क्या किया, डेल्टा वाई बटे डेल्टा वाई बराबर डेल्टा सी प्लस डेल्टा एस बटे डेल्टा वाई, दोनों तरफ डेल्टा वाई का भाग देख दिया तो 1 बराबर हुआ डेल्टा सी बटे डेल्टा वाई प्लस डेल्टा एस बटे डेल्टा वाई। तो ये हुआ एमपीसी प्लस एमपीएस। डेल्टा सी बटे डेल्टा वाई होती है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, इसका हम बाद में भी बात करेंगे। और डेल्टा एस बटे डेल्टा वाई होती है सीमांत बचत प्रवृत्ति, इसकी भी हम अलग से बात करेंगे। ये मैंने आपको एग्जांपल बताया और यहां से हमको ये समझना है कि एमपीएस बराबर होता है 1 माइनस एमपीसी। हम बाद में वापस इसके बारे में बात करेंगे। अभी आप देखिए, इसको समझिए कि आप गुणक की बात कर रहे हैं, उसको आप थोड़ा सा अच्छा सा समझें कि गुणक होता क्या है। तो यहां देखिए, 100 करोड़ का निवेश हुआ तो 100 करोड़ की आय हुई। मान लीजिए आय का 90% खर्च कर दिया जाता है। कितना परसेंट खर्च कर दिया जाता है? व्यक्ति 90% खर्च कर देता है और 10% बचा लेता है। ये प्रवृत्ति है, 50% भी हो सकती है, ज्यादा कम भी हो सकती है। 90% खर्च कर देता है तो 90 रुपए खर्च होंगे, 10 करोड़ बच जाएंगे। हमारा खर्चा दूसरे की इनकम होती है। मान लीजिए हमने 100 रुपए कमाए और हमने 100 रुपए से मान लीजिए कोई मिठाई खरीदी तो मिठाई वाले क्या आए, मिठाई वाले ने उससे दूध खरीदा तो दूध वाले क्या आए, दूध वाले ने उससे सब्जी खरीदी तो सब्जी वाले क्या आए। एक व्यक्ति का खर्चा हमेशा दूसरे की इनकम बन जाता है। तो ये 100 करोड़ का नया निवेश हुआ तो एक बार आय में प्रारंभिक वृद्धि हुई 100 करोड़। 100 करोड़ में से 90 करोड़ लोगों ने खर्च कर दिए, 10 करोड़ बचा लिए। तो दूसरे जो 90 करोड़ खर्च हुए दूसरे लोगों की आय बन गई। इसमें से मान लीजिए 81 करोड़ उन्होंने खर्च कर दिए, 9 करोड़ बचा लिए तो 81 करोड़ तीसरे लोगों की आय होगी। 81 करोड़ में से मान लीजिए उन्होंने 72 करोड़ खर्च कर दिए और 73 करोड़ खर्च कर दिए और 8 करोड़ बचा लिए तो 73 करोड़ तीसरे की आय होगी। इस प्रकार से अनंत तक ये क्रिया चलेगी। तो ये 100 करोड़ का जो निवेश है उससे आय 1000 करोड़ बढ़ जाएगी, उपभोग 900 करोड़ हो जाएगा और बचत 100 करोड़ हो जाएगी। देखिए, इनकम बराबर होती है सेविंग के, इन्वेस्टमेंट। तो इस प्रकार से जब निवेश अर्थव्यवस्था में कोई नया निवेश होगा तो यहां देखिए आय 10 गुना बढ़ गई, तो इसको बोलते हैं गुणक। अब आप उसको समझेंगे कि किस प्रकार से गुणक कार्य करता है और किस प्रकार से इसको समझना, चित्र के माध्यम से भी इसको समझाने का प्रयास करेंगे। तो यहां देखिए, सबसे पहले मान लीजिए y बराबर है c प्लस आई प्लस जी। उपभोग इनकम का या तो आप कंजप्शन कर लेंगे या सेविंग के रूप में पड़ेगा या निवेश के रूप में होगा या सरकारी व्यय। यहां देखिए जी, यहां y बराबर है आय, c बराबर है उपभोग, i बराबर है निवेश और g बराबर है सरकारी व्यय। ओके, अब देखिए c बराबर होता है a प्लस बी वाई। जो भी हमारा उपभोग होता है वो उपभोग दो प्रकार से होता है। एक उपभोग होता है स्वायत्त उपभोग और ये होता है प्रेरित उपभोग। देखिए, हमारा जो उपभोग है वो उपभोग दो प्रकार से डिपेंड करता है। कुछ उपभोग होता है जो स्वायत्त है, अनिवार्य उपभोग है, उसका आय से कोई लेना देना नहीं है।
दूसरा उपभोग होता है हमारे आय से रिलेटेड होता है। आय बढ़ने पर उपभोग बढ़ता है, आय घटने पर उपभोग भी घट जाता है। ये चीज क्या होती है, ये उपभोग प्रवृत्ति वाला जो वीडियो है उसमें आप अच्छे से समझ सकते हो। यहाँ आप सामान्य रूप से इतना समझ लें कि उपभोग जो होता है उसमें कुछ उपभोग तो ऐसा होता है जो लेना ही लेना है। आपको जीवित रहना है तो आपको रोटी खानी ही खानी है। इनकम है या नहीं है, लोग मांग कर भी खाते हैं पर रोटी खाते हैं, क्योंकि वहां इनकम शून्य है तो भी उनको जीवित रहने के लिए उपभोग करना है। तो हम कह सकते हैं कि अनिवार्य उपभोग जो है रोटी, कपड़ा और मकान, ये स्वायत्त उपभोग है। दूसरा जो, अगर आप ब्रांडेड कपड़े पहनेंगे, ब्रांडेड शूज पहनेंगे, अच्छी कार में घूमेंगे, ये प्रेरित उपभोग है। ये डिपेंड करता है आय पर। आय ज्यादा होगी तो आपके पास बहुत लग्जरी गाड़ी होगी, आय कम होगी तो आपके पास गाड़ी नॉर्मल होगी। आय अगर आपके पास ज्यादा होगी तो आपके पास बहुत बड़े ब्रांडेड कपड़े होंगे, आय कम होगी तो उसी अनुपात में वो कम होंगे। ये खैर हम उसके उपभोग प्रवृत्ति वाले चैप्टर में इसकी बात करेंगे। तो हम यहाँ केवल हम गुणक के बारे में बात करना चाह रहे हैं। तो यहाँ देखिए, गुणक को आप समझेंगे तो y बराबर होता है c प्लस आई प्लस जी। c बराबर होता है a प्लस बी वाई। तो ये हो जाएगा y बराबर a प्लस बी वाई प्लस आई प्लस जी। ये समीकरण 1। अब देखिए, यदि निवेश चेंज होता है डेल्टा वाई, निवेश डेल्टा आई बदलता है तो आई भी डेल्टा वाई बदलेगी। ये भी हमने देखा था, अभी देखा था कि निवेश 100 करोड़ था तो आय भी क्या हुई 100 करोड़। फिर कंजप्शन 90 करोड़ हुआ, 10 करोड़ बचा। तो ये एस, ये सी, ये डेल्टा वाई, ये डेल्टा आई, ये डेल्टा सी और डेल्टा एस, अभी देखा था। तो यहां देखिए, आय में चेंज हुआ वाई प्लस डेल्टा वाई, ए प्लस बी, वाई में आई में चेंज हुआ डेल्टा वाई प्लस वाई, निवेश में चेंज हुआ आई प्लस डेल्टा आई प्लस जी। ये समीकरण 2। क्या किया, निवेश में आई प्लस डेल्टा आई चेंज हुआ तो जहां पर भी वाई है उसमें डेल्टा वाई हमको जोड़ना पड़ेगा। समीकरण 2। अब देखिए, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाते हैं तो आएगा वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस वाई। वाई प्लस डेल्टा वाई ये रहा, ये वाई। ये देखिए, ए प्लस बी वाई प्लस बी डेल्टा वाई, बी का वाई से गुणा बी वाई, बी का डेल्टा वाई से गुणा बी डेल्टा वाई, प्लस आई प्लस डेल्टा आई प्लस जी, माइनस ए माइनस बी वाई माइनस आई माइनस जी। ये हमने कर लिया। तो यहां देखिए, प्लस का ए माइनस का ए कट गया, बी वाई प्लस का बी वाई माइनस का कट गया, आई प्लस का आई माइनस का कट गया, जी प्लस का जी माइनस का कट गया, वाई प्लस का और वाई माइनस का कट गया। तो डेल्टा वाई बराबर बचा बी डेल्टा वाई प्लस डेल्टा आई, ये बचा। तो डेल्टा वाई माइनस बी डेल्टा वाई बराबर डेल्टा आई। तो डेल्टा वाई 1 माइनस बी बराबर डेल्टा आई। तो ये होगा डेल्टा वाई बटे डेल्टा आई बराबर 1/1 माइनस बी, या के बराबर 1/1 माइनस बी। यही गुणक का मान है। तो इसका मतलब गुणक का मान क्या होता है, गुणक का मान होता है 1/1 माइनस बी। और बी क्या है, बी होता है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति इसको बोलते हैं डेल्टा सी बटे डेल्टा वाई। यानी आय में होने वाले परिवर्तन से उपभोग में जो परिवर्तन होता है उसको सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कहते हैं। तो यहाँ गुणक का मान हुआ के बराबर 1/1 माइनस बी, बी का मान है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। अब इसको बारे में बात वापस करते हैं, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति होती क्या है उसको आप समझ लीजिए। उसके बाद फिर गुणक की हम वापस बात करेंगे, फिर गुणक को हम चित्र से भी समझेंगे। तो ये देखिए क्या होता है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। मान लीजिए मेरी इनकम है 100 से 200 हुई, 200 से 300 हुई, 300 से 400 हुई, 400 से 500 हुई। मेरा जो कंजप्शन है उपभोग, यहाँ उपभोग जो था मेरी आय, मान लीजिए इनकम थी 0, ये कंजप्शन था 80 या 160 या ये हमारा उपभोग है, ये इनकम है। तो चेंज इन इनकम कितनी हुई 100 100 100 100 100 100। चेंज इन कंजप्शन कितना हुआ 80 80 80, यहाँ पे भी 80, यहाँ पे भी 80, यहाँ पे भी 80। देखिए 0 से 100 100, 100 से 200 100, 200 से 300 100, 300 से 400 100 चेंज हुआ। यहाँ देखिए जो उपभोग है, यहाँ देखिए सेविंग हमारी कितनी है
माइनस का 80 है। तो यहाँ देखिए एमपीसी सीमांत उपभोग प्रवृत्ति जो होती है, एमपीसी सीमांत उपभोग प्रवृत्ति डेल्टा सी बटे डेल्टा वाई। तो यहाँ 80 में 100 का भाग देंगे तो आएगा 0.8, यहाँ 80 में 100 का भाग देंगे तो आएगा 0.8। इसी प्रकार से सीमांत उपभोग प्रवृत्ति 0.8 आएगी। दूसरी चीज देखिए, अगर हम सेविंग की बात करते हैं तो आप देखिए ये आपकी सीमांत उपभोग प्रवृत्ति आई। अगर देखिए y बराबर होता है s 0 प्लस दिस, तो यहां बचत हुई -80। 100 रुपए कमाए 160 खर्च किए, माइनस का 60 सेविंग। 200 कमाए 240 खर्च किए, माइनस का 40 सेविंग। 300 इनकम में 320 खर्चा है तो -20। यहाँ 0, यहाँ प्लस का 20 और यहाँ प्लस का 40। ये आपकी सेविंग है। तो यहां देखिए चेंज इन सेविंग की बात करते हैं तो हर बार सेविंग जो चेंज हो रही है वो चेंज हो रही है +20। कितनी चेंज हो रही है? +20। हर बार 20 प्लस हो रही है सेविंग। तो चेंज इन एस बटे चेंज इन वाई, इसको बोलते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। सीमांत बचत प्रवृत्ति 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 ऐसे होगा। तो यहां देखिए हमेशा क्या होता है, एमपीसी प्लस एमपीएस का जोड़ 1 होता है। ये आपको बताया सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कैसे निकालते हैं। तो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति निकालने के लिए मैंने सिंपल सी बात है, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति एमपीसी चेंज इन कंजप्शन बटे चेंज इन इनकम। मान लीजिए इनकम 100 रुपए चेंज हुई, खर्चा 80 रुपए का चेंज होता है तो 0.8 आएगी। 100 रुपए की इनकम खर्च होने पर 40 रुपए व्यक्ति खर्च करता है तो 0.40 होगी। 100 रुपए इनकम में चेंज होने पर वो 20 रुपए एक्स्ट्रा खर्च करता है तो 0.2 होगी। 100 रुपए खर्च होने पर वो 100 रुपए के 100 रुपए ही खर्च कर देता है तो 1 होगी। 100 रुपए खर्च होने पर वो 0 रुपए खर्च करता है तो 0 होगी। दूसरी चीज एमपीएस सीमांत बचत प्रवृत्ति होती है डेल्टा एस बटे डेल्टा वाई। 100 रुपए की इनकम पर इसका मतलब 20 रुपए बचाता है 100 रुपए पर तो 0.2। 40 रुपए खर्च करता है 60 रुपए बचाता है तो 0.2। 20 रुपए खर्च करता है 80 रुपए बचाता है 0.2। 100 के 100 खर्च करता है तो 0 बचाता है। 0 रुपए खर्च करता है 100 के 100 बचा लेता है। अब आप देखिए एमपीसी प्लस एमपीएस का मान क्या होता है? 1। सीमांत बचत प्रवृत्ति और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति 1 होती है। तो यहां देखिए 0.8 में 0.2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 1। यहां 0.6 आएगा। यहां 0.4 में 0.6 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 1। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति यहां 0.8। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, सीमांत बचत प्रवृत्ति 1। ये 1, ये 0, ये 1, ये 0, ये 1, यानी इन दोनों का मान क्या होता है? 1 होता है। ये आपको सीमांत उपभोग प्रवृत्ति के बारे में थोड़ा सा हमको नॉलेज होना चाहिए, तभी हमको गुणक के मान आएगा। अब देखिए गुणक किस प्रकार से काम करता है, किस प्रकार से निवेश में थोड़ी सी वृद्धि होती है तो आय में बहुत ज्यादा गुना वृद्धि हो जाती है। यहां देखिए इन द वेरी बिगिनिंग निवेश चेंज होता है डेल्टा आई, निवेश के साथ आय में चेंज होता है डेल्टा बी वाई, और उपभोग में चेंज होएगा और बचत में चेंज होगी। ओके, निवेश जो है, निवेश में डेल्टा आई चेंज हुआ तो आय जो चेंज हुई वो डेल्टा आई के बराबर ही हुई। उपभोग हमने इसका बी पार्ट कर दिया और बचत कर ली 1 माइनस बी गुणा डेल्टा आई, ये हमने बचत कर ली। क्योंकि देखिए इन दोनों का जोड़ b प्लस 1 माइनस बी क्या हुआ? 1। हम कह रहे थे इन दोनों का जोड़ 1 होना चाहिए, तो हमने क्या किया, आय का मान लो 90% खर्च किया तो b बराबर 0.9 होगा। आय का 80% खर्च करेंगे तो b बराबर 0.8 होगा। तो जब निवेश डेल्टा आई होता है तो आय जितना निवेश होता है एक बार उतनी आय बढ़ती है। उस आय का कुछ भाग खर्च कर लेते हैं, कुछ भाग बचा लेते हैं। जो खर्च कर लेते हैं वो दूसरे की इनकम बन जाती है। तो दूसरा का उसमें से कुछ भाग खर्च कर लेता है, बाकी भाग को वो क्या कर लेता है? सेविंग कर लेता है। तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस बी स्क्वायर गुणा डेल्टा आई। अब ये खर्च किया B3 डेल्टा आई, तीसरे की इनकम हो गई, सॉरी B2 डेल्टा आई, जो भी खर्च किया वो तीसरे की इनकम हो गई। ये B3 डेल्टा आई, ये 1 माइनस B3 डेल्टा आई, ये चौथे की इनकम हो गई B3 डेल्टा आई, B4 डेल्टा आई,
ये इस प्रकार से चलता रहेगा। ओके, तो यहां देखिए इनकम पे जो चेंज हुआ डेल्टा वाई, वो हुआ पहले डेल्टा आई चेंज हुआ प्लस बी डेल्टा आई चेंज हुआ प्लस बी स्क्वायर डेल्टा आई चेंज हुआ प्लस बी क्यूब डेल्टा आई चेंज हुआ, B4 डेल्टा आई चेंज हुआ, B5 डेल्टा आई चेंज हुआ। इस प्रकार से चलता रहेगा अनंत तक। तो डेल्टा वाई, डेल्टा आई हमने कॉमन लिया तो आया 1 प्लस बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब प्लस B4 डैश 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 अनंत। ये गुणोत्तर श्रेणी है और गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों का जोड़ का फॉर्मूला होता है 1/1 माइनस आर। गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों का जोड़, गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों का योग। तो यहां देखिए प्रथम पद ए बराबर है प्रथम पद, आर बराबर गुणनक्रम जो कि यहां बी से डिनोट है, तो डेल्टा वाई बराबर डेल्टा आई प्रथम पद 1/1 माइनस बी। आर का मान क्या है बी, हर बार बी बढ़ रहा है, एक का बी से गुणा हुआ, फिर बी का बी से गुणा हुआ, फिर बी स्क्वायर का बी से गुणा हुआ, तो ये हो जाएगा डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई बराबर 1/1 माइनस बी। तो यहां गुणक का मान हो गया 1/1 माइनस बी। ये आपका गुणक बताता है गुणोत्तर श्रेणी के माध्यम से। अब देखिए गुणक किस प्रकार से काम करता है इसको भी हम समझेंगे। अब b का मान से गुणक का क्या लेना देना है ये भी आप समझें। देखिए तो हमारा ये आया k बराबर 1/1 माइनस बी और b है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। यानी आय का कितना परसेंट हम खर्च करते हैं। मान लीजिए b का मान है 0.9, 90% आय का खर्च कर देते हैं, तो k बराबर होगा 1 माइनस 0.9 बराबर 1/0.1, 10 गुणा का मान कितना होगा 10। अगर व्यक्ति आय का 80% खर्चा करता है तो k बराबर 1/1 माइनस 0.8 1/0.2, तो आय कितनी गुना बढ़ेगी 5 गुना। अगर आय का हम 50% खर्चा करते हैं तो 1/1 माइनस 0.5 1/0.5 बचेगा, तो गुणा का मान कितना होगा 2 गुना होगा। अगर आय का 20% व्यक्ति खर्चा करता है तो k बराबर 1/1 माइनस 0.2 1/0.8, तो गुणा का मान 1.25 आएगा। अगर व्यक्ति आय का पूरा ही खर्चा कर देता है तो गुणा का मान होगा 1/1 माइनस 1/0, गुणा का मान होगा अनंत। और व्यक्ति आय का कुछ भी खर्चा नहीं करता है, बिल्कुल कंजूस है, तो 1/1 माइनस 0, अगर वो कुछ भी खर्चा नहीं करता है तो भी गुणक का मान 1 होगा, क्योंकि जितना निवेश होगा उतनी आय एक बार तो बढ़ेगी। 100 करोड़ का निवेश हुआ तो आय तो 100 करोड़ बढ़नी है। तो यहां देखिए गुणक का मान कभी भी शून्य नहीं होता है। गुणक का मान 1 से अनंत, गुणक का मान 0 से अनंत, 1 से अनंत के मध्य रहता है, यह ध्यान रखना है। तो ये सीमांत उपभोग प्रवृत्ति की बात हुई। अब देखिए सीमांत उपभोग प्रवृत्ति से गुणक किस प्रकार से काम करता है और गुणक को किस प्रकार से देखेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे कि एमपी वाई बराबर होता है सी प्लस एस, चेंज इन इनकम बराबर चेंज इन कंजप्शन प्लस चेंज इन सेविंग। ओके, अगर मैं इधर भी डेल्टा वाई का भाग दूं, इधर भी डेल्टा वाई का भाग दूं, तो आएगा 1 बराबर डेल्टा सी बटे डेल्टा वाई प्लस डेल्टा एस बटे डेल्टा वाई, तो आएगा 1 बराबर एमपीसी प्लस एमपीएस। एमपीएस बराबर 1 माइनस एमपीसी, एमपीसी एस एमपीएस बराबर 1/1 माइनस बी, क्योंकि एमपीसी बराबर क्या होता है बी। तो हमारा गुणक का मान होता है 1/1 माइनस एमपीसी बराबर 1/1 माइनस बी। तो हम गुणक का मान ये भी लिख सकते हैं एमपीएस, क्यों कि एमपीएस बराबर क्या है 1 माइनस एमपीसी के। अगली बात हमको ये देखनी है कि एमपीसी और एमपीएस का जोड़ हमेशा 1 होता है। क्या देखनी है कि एमपीसी
प्लस एमपीएस बराबर 1। अगर 80% खर्चा करते हैं तो 20% बचाते हैं, 1 होगा। 60% खर्चा करते हैं तो 40% बचाते हैं। अगर हम 30% खर्चा करते हैं तो 70% बचाते हैं। अगर हम 20% खर्चा करते हैं तो 80% बचाते हैं। अगर पूरा का पूरा खर्च करते हैं तो 0 बचत करते हैं। अगर कुछ भी खर्चा नहीं करते हैं तो सारी बचत करते हैं। यानी एमपीसी और एमपीएस दोनों का मान हर स्थिति में 1 होगा। अब देखिए गुणक जो है उसको चित्र से समझेंगे कि किस प्रकार से आय में कुछ डेल्टा आई परिवर्तन होता है। तो निवेश में कुछ परिवर्तन होता है तो आय में कई गुना ज्यादा परिवर्तन हो जाता है। ये 45 डिग्री रेखा है, टेंजेंट क्रॉस के नाम से जानी जाती है। अब मान लीजिए ये है C प्लस आई प्लस जी, जब राष्ट्रीय आय है Y1। अब निवेश बढ़ता है, निवेश बढ़कर ये हो गया डेल्टा आई निवेश हुआ, तो ये होगा C प्लस आई प्लस डेल्टा आई प्लस जी। तो यहां देखिए निवेश की वजह से आय बढ़ी। देखिए निवेश तो इतना हुआ, आय में जो परिवर्तन हुआ निवेश का कुछ ज्यादा गुणा हुआ। इसी को गुणक की संज्ञा दी जाती है। प्रारंभिक संतुलन यही है, नया संतुलन E1 है, इधर है राष्ट्रीय आय और यहां है उपभोग, निवेश, सरकारी व्यय। तो यहां देखिए डेल्टा ही नया निवेश हुआ तो निवेश से आय में जो गुणा वृद्धि हुई है वो कई ज्यादा गुणा हो गई। तो ये गुणक की स्थिति है। किस प्रकार से काम करता है इसको हम समझेंगे। एक बार वापस इस चित्र को थोड़ा सा और आप अच्छे से समझेंगे तो बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपके किस प्रकार से काम करता है। तो ये देखिए ये 45 एंगल पर है, C प्लस आई प्लस जी, C प्लस आई प्लस डेल्टा आई प्लस जी। तो यहां देखिए निवेश इतना बड़ा डेल्टा आई और राष्ट्रीय आय निवेश की वजह से जो बढ़ी वो राष्ट्र निवेश से कुछ गुना ज्यादा बढ़ी है। ये Y1 से Y2 हो गई है डेल्टा वाई। तो हम बोलेंगे चेंज इन इनकम बराबर K मल्टीप्लायर ऑफ डेल्टा आई, कुछ गुना ज्यादा बढ़ गई, इसको बोलते हैं गुणक। अब देखिए गुणक किस प्रकार से काम करता है, किस प्रकार से एक साथ आय नहीं बढ़ती है, आय में धीरे धीरे से परिवर्तन होता है। जैसे जैसे इनकम ये आपका देखिए 45 एंगल का C प्लस आई, C प्लस आई प्लस डेल्टा आई प्लस जी। ये देखिए पहले आई थी Y1, अब इतना सा निवेश हुआ डेल्टा आई निवेश हुआ तो आय देखिए कितना गुना बढ़ी। अब आप देखिए क्लियर दिख रहा है कि आय निवेश हुआ उसकी कई ज्यादा गुना हुई। तो कैसे काम करती है, शुरू में तो जितनी आय बढ़ती है, जितना निवेश बढ़ता है उतनी आय बढ़ती है। ये देखिए इतनी आय बढ़ी, फिर इस आय की वजह से ये मान लो Y1 डैश, इस आय की वजह से फिर निवेश होता है तो फिर आय बढ़ती है। ये Y1 डैश, इसको YN लिख देते हैं, Y1 ये Y2 Y3। मान लो ये T समय, ये T प्लस 1 समय, फिर आय बढ़ी, थोड़ा इसका निवेश हुआ, फिर इसकी वजह से फिर आय बढ़ी, ये T प्लस 2 समय, फिर इस प्रकार से धीरे 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 संतुलन बिंदु E से E1 पर चला जाता है। इस प्रकार से गुणक क्रियाशील होता है और आय जो है वो इतनी ज्यादा बढ़ जाती है, थोड़ा सा निवेश बढ़ता है तो आय में कई ज्यादा गुना वृद्धि हो जाती है। इसको हम गुणक की संज्ञा देते हैं। तो केंज के द्वारा ये बताया गया कि गुणक की वजह से क्या होता है कि जब गुणक की वजह से क्या होता है कि जब आय में वृद्धि होती है तो निवेश में जब वृद्धि होती है तो निवेश की वजह से जो आय में वृद्धि होती है वह निवेश की कुछ गुना हो जाती है। इसको ही गुणक की संज्ञा दी गई। अब देखिए 3 प्रकार के निवेश बात करते हैं हम। सबसे पहले बात करते हैं निवेश गुणक की, यानी डेल्टा आई। तो देखिए y बराबर है C प्लस आई प्लस जी।
और c बराबर हो a प्लस बी वाई, इसका हम डिस्कस कर चुके हैं। तो y बराबर हो a प्लस बी वाई प्लस आई प्लस जी। अब चेंज डेल्टा आई निवेश में परिवर्तन है, तो I डेल्टा वाई बदलेगी, तो क्या होगा y प्लस डेल्टा वाई बराबर a प्लस बी वाई प्लस डेल्टा वाई प्लस आई प्लस डेल्टा आई प्लस जी। ये समीकरण 2, समीकरण 1। तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 मैं पहले भी बता चुका हूं, आपको दोबारा क्लियर करने के लिए बता रहा हूं। तो आएगा y प्लस डेल्टा वाई माइनस वाई, तो ये आएगा a प्लस बी वाई प्लस बी डेल्टा वाई प्लस आई प्लस डेल्टा आई प्लस जी माइनस a माइनस बी वाई माइनस आई माइनस जी। इस y से y कट गया, a प्लस का माइनस का कट गया, बी वाई माइनस का प्लस का कट गया, आई प्लस माइनस कट गया, जी प्लस और माइनस कट गया। तो डेल्टा y बराबर बी डेल्टा y प्लस डेल्टा आई। तो डेल्टा y माइनस बी डेल्टा y बराबर डेल्टा आई। तो डेल्टा y 1 माइनस बी बराबर डेल्टा आई। तो डेल्टा y अपॉन डेल्टा आई बराबर 1 अपॉन 1 माइनस बी। इसको ही निवेश, इससे ही निवेश गुणक कहा जाता है। तो ये आपके गुणक की बात हुई। अब देखिए सरकारी व्यय गुणक हो तो किस प्रकार से काम करेगा, ये निवेश गुणक की बात थी। अगर सरकारी व्यय गुणक है, मैंने आपको पहले भी बता दिया था, तो इसको इस प्रकार से आप समझेंगे। अब देखिए अगर मान लीजिए निवेश की जगह सरकार व्यय कर देती है, कोई निवेश नहीं होता है और सरकार का व्यय होता है, जैसे देखो y बराबर है c प्लस आई प्लस जी, c बराबर है a प्लस बी वाई, तो वह y बराबर a प्लस बी वाई प्लस आई प्लस जी। अब मान लीजिए सरकार क्या करती है, सरकार अपना व्यय बढ़ा देती है, अर्थव्यवस्था में मंदी है तो सरकार अपना खर्चा कर देती है। सरकार के द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों को बोनस दिया जाता है, या अकाल राहत पर पैसा खर्च किया जाता है, या बाढ़ राहत पर पैसा खर्च किया जाता है, तो वो भी निवेश की तरह ही काम करता है। इसको आप समझेंगे। यदि सरकार डेल्टा जी व्यय बढ़ाती है तो आई डेल्टा वाई बढ़ेगी। तो देखिए क्या होगा, y प्लस डेल्टा वाई a प्लस बी, ये y जहां पे भी आई होगी वहां डेल्टा वाई जोड़ेंगे। इनकम वही हुई, सरकार ने अपना व्यय डेल्टा जी बढ़ा दिया। तो समीकरण 2 में से एक घटाते हैं, तो y प्लस डेल्टा वाई माइनस वाई a प्लस बी वाई प्लस बी डेल्टा वाई प्लस आई प्लस जी प्लस डेल्टा जी। वापस घटाएंगे, माइनस a माइनस बी वाई माइनस आई माइनस जी। इस a से प्लस का माइनस कटा, बी वाई प्लस माइनस कटा, आई प्लस का माइनस का कटा, जी प्लस का माइनस का कटा, वाई प्लस का माइनस का कटा। तो डेल्टा वाई बराबर बी डेल्टा वाई प्लस डेल्टा जी। तो डेल्टा वाई इधर लेकर आए बी डेल्टा वाई को, तो डेल्टा जी। तो डेल्टा वाई इसमें से कॉमन गया, 1 माइनस बी डेल्टा जी। तो यहां आप करेंगे तो डेल्टा वाई बटे डेल्टा जी बराबर 1 अपॉन 1 माइनस बी। इसका मतलब सरकारी व्यय गुणक बी निवेश गुणक की तरह ही काम करता है। अगर निवेश अर्थव्यवस्था में कोई नया निवेश होता है तो उससे आय कई ज्यादा गुना बढ़ जाती है। उसी प्रकार से अगर सरकार के द्वारा भी अर्थव्यवस्था में कोई खर्चा किया जाता है तो उससे आय कई ज्यादा गुना बढ़ जाती है। तो हमने इस वीडियो में गुणक के बारे में प्रारंभिक जानकारी प्राप्त करी। अभी गुणक के बारे में और भी 4-5 वीडियो होंगे, उसमें आपको गुणक के बारे में जानकारी देंगे। थोड़ा सा ये समीकरण वाला पोर्शन है, तो आप जब भी इस वीडियो को देखें आप साथ में कॉपी और पेन रखें और मेरे साथ साथ एब्रीविएशन निकालेंगे। जो हमने ये इक्वेशंस बनाई है वो इक्वेशन बनाकर आप सोल्व करेंगे तो आपको गुणक आ जाएगा। अभी गुणक में बहुत सारी बात हमें करनी है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू।